पार्ट 1 का वीडियो खत्म हुआ था सोलार यहाँ तक. So if you look at part 1, this was the discussion which I was doing, and now we'll start the rest and finish the rest of the chapter. कोई भी प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम है, रेज योर वॉइस एंड स्पीक बिकॉज आई कैन नॉट सी यू. ये सॉफ्टवेयर ऐसा है दैट वंस दिस स्टार्ट्स visibility is zero. So I don't chat with me. Just speak up. And keep writing the small things. तुमको पता चल जाएगा क्या लिखने जैसा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए. And it's very interesting also अगर ध्यान से सुनोगे तो. ऊपर कैसे जाएगा? फ्लोटिंग मेन्यू. चैट मत करो. हाँ. Alright. Energy from the sea. 70% of our planet is covered with water. Therefore, sea is omnipresent. Omnipresent मतलब almost हर जगह है. बहुत सारी कंट्रीज के पास अपना अपना खुद का दरिया है जहाँ पे वो लोग सिस्टम इंस्टॉल करके फ्री एनर्जी 24/7 एनर्जी ले सकते. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज टाइडल एनर्जी विच इज अ वेरी यूनिक मेथड. Let me read first, then I'll explain you. Due to the gravitational pull of moon and the spinning of the earth spin on its axis and moon also revolves around the earth. Because of these two things, the water level in the sea rises and falls. If water level rises, it is called high tide. And if water level reduces, it is called low tide. Tide, T-I-D-E. ગુજરાતીમાં કહેવાય ભરતી અને ઓટ. ભરતી એટલે દરિયો બહાર આવે, બીચ ઝીરો થઈ જાય, પાણી જ પાણી. અને ઓટ એટલે દરિયો એકદમ અંદર જતો રહે, બીચ ડબલ ટ્રિપલ થઈ જાય, યુ કેન વોક ઇન ડીપર. કેન એનીબડી ટેલ મી ભરતી એટલે હાઈ ટાઈડ, મેક્સિમમ હાઈ ટાઈડ કયા દિવસે હોય? ફૂલ મૂન ડે, ફોર્ટનાઇટ. પૂનમ. પૂનમના દિવસે. ફૂલ મૂન ડે. પૂનમના દિવસે. તો પૂનમના દિવસે થાય છે શું? સે ધીસ ઇઝ અર્થ, ધીસ ઇઝ મૂન. ફૂલ મૂન ડે मतलब द एंटायर मून इज विजिबल टू दिस पार्ट ऑफ द अर्थ. તમે બી જોઈ શકો પૂનમ का चांद, विच मीन्स दे आर फेस टू फेस. और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से व्हेन टू थिंग्स आर फेस टू फेस, द ग्रेविटेशनल पुल इज मैक्सिमम. And because the gravitational pull is maximum, the moon literally, in real sense, is pulling the earth towards itself, but earth heavy है. ये 9th में सब ग्रेविटेशन में सीखा था कि अर्थ इतना हैवी है कि वो हिलने नहीं वाला है, बट पानी हैवी नहीं है. पानी तरल है, इट इज फ्लूइड. एंड देयरफॉर द वाटर, द अर्थ, ट्रीज, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल मून है, बट पानी फ्लूइड है, इसलिए वाटर गेट्स अट्रैक्टेड टू द मून स्लाइटली मोर. एंड बिकॉज दैट स्लाइट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मून, वो पानी होराइजन से ऊपर आने की कोशिश कर, मून की तरफ जाना है उसको. और अगर पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा तो वो ओवरफ्लो होगा ऑन द बीच. सो वाटर इज लिटरली ओवरफ्लोइंग ऑन द बीच विच इज कॉल्ड हाई टाइड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मून. और दूसरा सवाल मैं पूछूंगा नहीं कि सबसे स्ट्रॉन्ग लो टाइड कब होता है. इट इज ऑब्वियस ऑन न्यू मून डे. अच्छा, कोई यहाँ पे न्यू मून डे बोला था शायद. न्यू मून એટલે અમાવસ અને ફૂલ મૂન એટલે પૂનમ. તો પૂનમમાં હાઈ ટાઈડ મેક્સિમમ है, પાણી બહાર આવે, અને ન્યू મૂનમાં મૂન હોય જ नहीं. तो सोचो ये अर्थ है, ये मून है, ये मून है ही नहीं, मून कहीं पीछे है. तो इस जोन में ग्रेविटेशनल पुल मिनिमम है, एंड देयरफॉर पानी नीचे बैठ जाता है. और अगर पानी नीचे बैठता है तो वो दूर जाता है, बीच डबल हो जाता है. इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया टू यूटिलाइज दिस. इट्स वेरी स्लो, मतलब 4-5 घंटे लगते हैं पानी को बाहर आने में और बीच गायब होने में, और धीरे धीरे वो चला भी जाएगा, और डे एंड नाइट से भी फर्क पड़ता है. तो हाउ डज वन टेक एनर्जी फ्रॉम दिस? आई विल टेल यू. So this phenomena is called high tide and low tide, and which is called difference in the sea levels, and it gives us tidal energy.
tidal energy is harnessed by constructing a dam. દરિયામાં ડેમ ના હોય, ડેમ નદી પર બનાવે પાણી સ્ટોપ કરવા માટે, પણ આ દરિયામાં ડેમ બનાવે છે across a narrow opening to the sea. A turbine is fixed at the opening of the dam which converts the tidal energy into electricity. ये बहुत ही लोकेशन स्पेसिफिक होता है, तो हर जगह नहीं बन सकता, स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, एंड आई टेल यू हाउ दैट स्पेसिफिक लोकेशन इज फाउंड आउट. So now I'll explain what, how really. This is India's V. इंडिया का नीचे का V शेप है, और मान लो कि इंडिया में किसी एक जगह पे एक ऐसा सिचुएशन खड़ा हो रहा है. दिस इज द सी, द अरेबियन सी. दिस इज इंडिया. अब दिस इज अ नैरो ओपनिंग टू द सी एज पर टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, और ये है पानी. If the water moves here, it is called high tide. If the water goes back, it is called low tide. और ये है, ये क्या है? बीच. बीच. तो पहले सैंड होता है वो. Right. So this is the land of India. This is the beach of India, and this is the ocean of India. अब हाई टाइड में जब पानी बाहर आता है तो वेरी ग्रेजुअली ऑल द वाटर फिल्स अप इन दिस होल. एक नेचुरल खाडो છે, बहुत डीप होता है, तो इसमें पानी भर जाता है, और लो टाइड में ये पानी गायब हो जाता है. तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है? ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड अ डैम. डैम इज नथिंग बट अ वॉल अक्रॉस हियर. तो अब क्या होगा कि जब हाई टाइड है, वेयर वाटर इज ट्राइंग टू एंटर द लैंड, इसके दरवाजे खुले रखेंगे ताकि सारा पानी भर जाए, और जैसे ही लो टाइड शुरू होती है ये दरवाजे बंद कर देंगे. दरवाजे बंद. तो ये लो टाइड में नेचुरल पानी चला गया, बट ये पानी अटक गया, एंड दिस इज अ रिजर्वॉयर. दिस इज a dam full of water. Now all they have to do is release the water, but when this water will be released, यहाँ पे एक टर्बाइन होगा जो घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी. विच मीन्स ऑन डेली बेसिस हाई टाइड लो टाइड तो चालू ही रहती है. मतलब ये डैम पानी से भरेगा, फिर खाली करो, और खाली करते समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. That's the જ્યારે ભરાતો હોય ડેમ ત્યારે ટર્બાઇન ના ફરે, because it's slow. 5 કલાક લાગે અને ભરાય, એકદમ ધીમે 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 ભરાય. So you cannot take out energy from that. પણ એકવાર પૂરું ભરાઈ ગયો, it has potential energy. પછી દરવાજો ખોલો તો એક સાથે પાણી બહાર જશે. That's when electricity is generated. સર, ડેમના દરવાજા અલગ અલગ સાઈઝમાં ખોલવાના હોય કે જ્યારે વધારે પાણી હોય ત્યારે થોડુંક વધારે ખોલે, તો વધારે ઓછું ખોલે કે વધારે ખોલે તો એનાથી આને ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં ફરક પડે. કંઈક ચેન્જ આવે. આવે. તમે દરવાજા કેટલા ખોલો છો, દરવાજાની સાઇઝ શું છે, ટર્બાઇનની કેપેસિટી શું છે, ઇટ્સ અ સાયન્સ, ઇટ્સ અ બિગ થિંગ. તો બધી નાની વસ્તુથી ફરક પડે. અને જો ગાંડાની જેમ દરવાજા બંધ રાખો તો નદીવાળા ડેમમાં તો ઓવરફ્લો બી થઈ શકે, ત્યારે બી દરવાજા ખોલવા પડે. પ્લસ ખેડૂતોને પાણી જોઈએ છે, ये तो दरियावाला डैम है, इसका और कोई उपयोग नहीं है, बट नेचुरल. તો જેટલું પાણીનો ફ્લો વધારે હોય એટલું વધારે એનર્જી જનરેટ થાય. ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना फास्ट फ्लो में निकलेगा, और जितना फास्ट फ्लो में निकलेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी. सो दैट इज वन टॉपिक, टाइडल एनर्जी. एंड यू कैन सी दिस फोटोग्राफ. ऐसे दिखते हैं સ્તંભ. પાણી જ્યારે જતું રહે ત્યારે આખો પિલ્લર દેખાય, પણ ધીમે ધીમે જ્યારે પાણી આવતું હોય ત્યારે આ ફરતા રહે. बट ये डैम वाला सिस्टम नहीं है. ये सिर्फ गूगल किया टाइडल एनर्जी पे, ये फोटो आया तो मैं सोचा दिखाओ दैट दिस इज वन टेक्निक विच इज पॉसिबल. ये लाइन क्या है? હા, ઇલેક્ટ્રિસિટી સર જે જનરેટ થતી હોય તે પહોંચે. જનરેટર વાયર. दिस इज रियल. જનરેટરથી જોડેલો વાયર. ये असली डैम है, एंड
ધ રિયલ ડેમ ઓન ધ સી. એટલે પેલા જોઈ લો શાंतिથી શું છે. तो કેટલી ટર્બાઇન છે? तो ये जो डब्बा है वो टर्बाइन है. 1 2 3 4 5 मे बी. दरवाजा क्या है? ये रहा दरवाजा नंबर 1, दरवाजा नंबर 2 3 4. और दरिया कहाँ है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि दरिया उस तरफ भी हो सकता है और ये तरफ भी. So in short, if I assume that the sea is here, this is the sea. So पानी जब लैंड की तरफ आता है तो हाई टाइड है, दरवाजा खोलो पानी अंदर. अब लो टाइड शुरू हुई है और लो टाइड में पानी चला जाता है दूर. बट जब पानी दूर चला जाएगा फिर भी ये पानी भरा हुआ है. एंड देन व्हेन दे रिलीज, all the water will flow back to the sea and lot of energy will be generated. So this is a real tidal energy dam. बट उसके लिए जोग्राफिकल लोकेशन अच्छा होना चाहिए. दिस इज सर एक दरवाजा खोलो तो स्पीड में जाता है ज्यादा, या ज्यादा दरवाजे खोलो तो? एक खोलो तो फुल फोर्स, 2 खोलो तो कम, सारे खोल दो तो सारों में कम. बट एट द सेम टाइम एक खोलो तो एक टरबाइन घूम रही है, तो 4 खोलो तो 4 टरबाइन घूम रही है. तो वो सब साइंटिस्ट को पता, इंजीनियर्स को पता. बट दिस इज हाउ अ टरबाइन इज पुट इनसाइड. दिस इज द आउटसाइड ऑफ द टरबाइन. जो इसके नीचे पंखा है और ये उसके ऊपर का कंट्रोल रूम जैसा कुछ तो है. दैट्स ऑल. सो दैट इज फर्स्ट एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम ओशन, टाइडल एनर्जी. नेक्स्ट इज वेव एनर्जी. सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी possessed by huge waves near the seashore can be trapped in a similar manner to generate electricity. The waves are generated by strong winds blowing across the sea. The wave energy would be a viable proposition only where waves are very strong. Do you have any idea which continent has one of the greatest strong waves in the ocean? ऑस्ट्रेलिया. Yes, मुझे भी उतना ही पता है और बहुत सारी जगह है, बट ऑस्ट्रेलिया इज वेरी वेल नोन फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स. और इसलिए સર્ફિંગ પણ વધારે થાય છે ને, એ લોકો સર્ફિંગ બહુ કરે છે. એટલે જ મને ખબર છે. मेरे को ये वेव एनर्जी की वजह से नहीं पता है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सर्फिंग बिकॉज इट हैज ह्यूज वेव्स. 5 माળનું बिल्डिंग जो एक दिवस, और इमेजिन करना उतना बड़ा वेव आए तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा. वहां पे इतनी बड़ी बड़ी वेव्स होती, 90 मीटर 100 मीटर्स. એટલે 100 मीटर એટલે 33 फ्लोर्स, 33 माળનું बिल्डिंग, એટલી મોટી वेव, और उसमें वो ऐसे चीटी जैसा आदमी सर्फ कर रहा है. इट्स अमेजिंग टू सी. डिस्कवरी पर આવ્યું છું डू और डाई માં. तो ये वेव्स में से एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं वो मैं बताता हूँ. अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड टू रोटेट द टर्बाइन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो टेक्निकली देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट बुक. वेव एनर्जी खत्म हो गया. वेव क्या है वो तुम इमेजिन कर सकते हो. सो वेव इज अ ह्यूज वेव विच इज जनरेटेड बाय द विंड्स ओवर द सी. दिस इज इंटरेस्टिंग. ये आउट ऑफ सिलेबस है. वेव और टाइड अलग है. टाइड इज एंटरिंग एंड गोइंग बैक ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड. इट्स वेरी स्लो. बट वेव्स आर फास्ट. वेव्स आर नॉन स्टॉप एंड वेव्स कैन बी जनरेटेड बाय विंड, नॉट बाय मून. और वेव ऐसे होता है, ऊपर नीचे नॉन स्टॉप. इवन इफ यू गो इन द मिडल ऑफ ओशन, बोट ऊपर नीचे होते रहते. एंड व्हेन यू आर नियर द शोर तभी भी वेव्स दिखते हैं. कैसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? लुक एट दिस फोटोग्राफ. जब वेव ऊपर नीचे होगा तो ये एक फ्लोटिंग बॉल है. ये जो डब्बा है वो हवा से भरा हुआ है. एंड एयर इज लाइटर देन वाटर, सो इट फ्लोट्स. सो इट्स फ्लोटिंग. अब एक बड़ा वेव आया तो ये ऊपर जाएगा, फिर वेव चला गया तो नीचे, वेव ऊपर वेव नीचे. सो लिटरली विद द वेव्स ये सारे फ्लोटिंग पैनल्स ऊपर नीचे होते रहे. अब ये ऊपर नीचे होते हैं तो इनके अंदर ये रॉड है जो इंटरनली अटैच्ड है वो ऊपर नीचे हो रहा है. और जब ये सारे रॉड्स ऊपर नीचे होते हैं तो यहाँ पे एक सेंट्रल रॉड है वो घूमता है. और जब ये सेंट्रल रॉड घूमता है तो टरबाइन घूमती है
which produces electricity non-stop. Boys would be more interested than girls, and they would know that a 4-stroke engine or a 10-cylinder racing car engine, तो 10 सिलेंडर मतलब 10 पिस्टन होते हैं जो एक साथ घूमते हैं, बट वो सारों का जो मोशन होता है दैट गॉट्स कन्वर्टेड इनटू वन मोशन विच इज मोशन ऑफ द व्हील, वो यहाँ पे हो रहा है. तो दिस इज लाइक अ मैसिव इंजन जहाँ पे पिस्टन पेट्रोल से चलता है ऊपर नीचे, ये वेव से ऊपर नीचे होता है, और ये ऊपर नीचे इज कन्वर्टेड टू गोल गोल मोशन विच रोटेट्स द टर्बाइन. एनी क्वेश्चंस? नो सर. Okay. And sorry to discriminate between boys and girls, even girls can know, and I'm proud if they know about this. ये है दूसरे टाइप की एनर्जी, डायरेक्ट पंखे लगा दिए वेव्स के सामने, नॉन स्टॉप वेव्स आते हैं, पंखे घूमते रहते हैं, और क्या चाहिए. सो दिस इज वेरी डायरेक्ट. તૂટી ના જાય. हाँ, તૂટી ના જાય. એટલે તો નાના પંખા લગાવે. and a rod can cut, a rod cuts water. એમ ના તૂટે, મોટું કંઈક આમ પેનલ લગાવ્યો તો તૂટી જાય, એમ એક રોડ છે તો કટ્સ વોટર. हमारे क्वेश्चन करो. एक मिनट. और लास्ट ये तीसरा फोटो मिला था जो मुझे समझ में नहीं आता है, तो ये फोटोग्राफ को तुम आगे रिसर्च करो, जस्ट गूगल वेव एनर्जी, तुमको ये फोटो मिलेगा, इसके बारे में ज्यादा पढ़ो दैट हाउ डज इट क्रिएट एनर्जी. यस, તમારે ક્વેશ્ચન કરો. हाँ. સર ટર્બાઇન અને વિન્ડમિલમાં વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી શું પ્રોડ્યુસ, કઈ વસ્તુ વધારે પ્રોડ્યુસ કરે? તો એના ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર પર ડિપેન્ડ હોય, કોનું વધારે પાવર વાળું છે એના પર. ના, પહેલા તો ક્વેશ્ચન ખોટું છે. ટર્બાઇન અને વિન્ડ મિલ ઇઝ અ રોંગ કમ્પેરિઝન. વિન્ડ મિલ જે હોય એનું જે આ ડબ્બુ છે એ ટર્બાઇન છે. સો યુ કેનોટ સે ટર્બાઇન અને વિન્ડમિલમાં શું. વિન્ડમિલ નો મેઇન પાર્ટ ટર્બાઇન છે. ટર્બાઇન એટલે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરવા. સર એ ડેમની ટર્બાઇનની વાત કરે છે. એ અગેન એઝ હર્ષિલ સેડ મે બી કે ડિપેન્ડ્સ કેટલો પવન ને કેટલું પાણી, એમાં કોઈ કમ્પેરિઝન ના પણ હોય. સર ટર્બાઇનમાં તો એવું ના હોય કે પાણી હોય તો જ ફરે, પેલા વિન્ડમિલમાં તો હવાથી બી ફરે જ ને. ના, ટર્બાઇન એમાં 15 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડ કમ્પલસરી હોય તો જ ફરે. ચુપ. ટર્બાઇન ઇઝ અ જનરલ વર્ડ. ટર્બાઇન ઇઝ પુટ ઇનસાઇડ અ ડેમ જે હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરે. ટર્બાઇન ઇઝ પુટ ઇનસાઇડ અ વિન્ડમિલ જે વિન્ડ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરે. ટર્બાઇન કેન બી પુટ ઇનસાઇડ ધ મિડલ ઓફ ઓશન જે ટાઇડલ એનર્જી. ટર્બાઇન એટલે એક ફરતી ચકરડી. તો ડોન્ટ અટેચ ટર્બાઇન ટુ વોટર બેઝ થિંગ. જો અહીંયા ટર્બાઇન લખ્યું છે હા, પણ દેટ ડઝન્ટ મીન કે એ પાણીથી જ ફરે. એ ગમે તેમ ફરે, હાથેથી ફેરવ તો ઇલેક્ટ્રિસિટી બનશે. થર્ડ ટાઈપ ઓફ એનર્જી ઇઝ ઓશન થર્મલ એનર્જી. આ વળી કોઈ ચેટ કર્યું અને મારું એક પેનલ, મને ચેટ પર કઈ ના પૂછો, બોલીને પૂછી લો. ચાલો નેક્સ્ટ. સર આ તમે હમણાં પેલો આ ફોટો બતાવ્યો ને પેલો સ્નેક જેવો, એને પહેલા મિસિસ વેવ કન્વર્ટર કહેવાય છે. પછી સર પછી અહીંયા તો ઓસિલેશન વોટર કોલમ્સ લખેલું છે. જે લખ્યું હોય ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, એક્ઝામમાં નહીં આવે, મને આગળ વધવા દો. હા સર. Ocean thermal energy. This is the third type of energy which we get from oceans. Ocean thermal energy. Thermal का मतलब होता है heat. And there are parts of oceans which are hot. That heat is because there are volcanoes inside the ocean. Ocean के base पे volcanoes है, cracks है, from where lava comes out. That lava heats the ocean from the bottom. दूसरा ऑप्शन, deep within it's very cold, but at the top it is hot because of the sunlight. तो either ways it doesn't matter कि hot नीचे है या ऊपर cold कहाँ है, hot और cold का difference minimum 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो डेप्थ होती है वो 2 से 20 किलोमीटर की होनी चाहिए. नहीं, एक मिनट. These plants can operate if temperature difference between the water at the surface and water at the depth up to 2 kilometer is 20 Kelvin. ये मुझे मिस्टेक लग रही है. 20 Kelvin and 20 डिग्री सेंटीग्रेड वो दोनों सेम नहीं होते 99%. So you have to check yourself, are they same or not? But this is how it is printed.
तो ऊपर का पानी और नीचे का पानी, 293 છે. હા મારી આ ઈ ટેક્સ્ટ બુક છે એટલે 293 કેલ્વિન. Yes. હા 20 degrees Celsius. બસ તો બરાબર. 0 ડિગ્રી એટલે 273 થાય ને. 0 એટલે 273, 20 એડ કરે એટલે 293 અને આમાં 20 થઈ ગયું. तो 20 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए. तो આપણે ઉકળતું પાણી એટલે 100 ડિગ્રી, તો બીજું 80 ડિગ્રી હોવું જોઈએ. 60, 40, whatever the temperature is doesn't matter. Distance between the top bottom should be 2 kilometer and temperature difference should be 20 डिग्री. तो उसको हम गैस की तरह यूज कर सकते. ગેસની સગડી બંધ હોય ટચ કરી શકાય કારણ કે એનું ટેમ્પરેચર ઓછું છે. बट गैस को चालू करो फिर टच कर सकते नहीं, क्योंकि उसका टेम्परेचर हो गया है 90, 100, 200. What does a gas do? What does a stove do? It provides heat. It provides heat to our rice, dal, chapati, whatever we are cooking. Who is providing the heat energy? The gas, the stove. Ocean is the stove. And water fuel है. જે એલપીજી ગેસમાંથી એલપીજી સીએનજી નીકળે એની જગ્યાએ અહીંયા પાણી વાપરશું તો કોને ગરમ કરો? વોટ આર વી કુકિંગ? વી આર કુકિંગ અમોનિયા. तो अमोनिया इज आवर मेन इंग्रेडिएंट जिसको हमें गर्म ठंडा करना है. और अमोनिया को गर्म ठंडा करने के लिए हम नेचुरल ओशन का टेम्परेचर डिफरेंस यूज करते हैं. तो वी आर यूजिंग द ओशन एज अ स्टव टू हीट एंड कूल अमोनिया. और जब अमोनिया हीट होता है, तो गर्म होता है, तो वो लिक्विड बन जाता है, और ठंडा होता है तो गैस. सो ओशन इज हॉट एंड कोल्ड, देयरफॉर अमोनिया इज हॉट एंड कोल्ड, एंड देयरफॉर अमोनिया बिकम्स लिक्विड एंड गैस, एंड दिस कन्वर्जन मेक्स द अमोनिया फ्लो वेरी फास्ट. और दुनिया में कोई भी चीज इफ इट इज फ्लोइंग वेरी फास्ट, उसके बीच में टरबाइन लगा दो तो टरबाइन लगेगा घूमने और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. सो दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी विच आई विल एक्सप्लेन विद द फिगर. पहले पढ़ लेते हैं. द वाटर एट द सरफेस इज हीटेड बाय द सन. वॉल्केनो शॉल्केनो मैंने बताया, टेक्स्ट बुक में नहीं है, तुम कहीं लिखना मत. सो सरफेस वाटर इज हीटेड बाय द सन, बट डीपर वाटर इज कोल्ड. एमसीक्यू में पूछूंगा, ओशन वाटर इज कूलर एट द सरफेस और एट द बॉटम? Don't write bottom. It's a cooler at the bottom, hot at the top. This difference in temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plants. They can operate with a distance of 2 km and temperature difference of 20 degree. The warm surface of the water is used to boil a volatile liquid ammonia. गर्म पानी से liquid ammonia को हम boil करते. Therefore, vapors of the liquid are then used to run the turbine. So liquid ammonia गर्म करो गैस को टरबाइन की तरफ फेंक दो, टरबाइन घूमेगा and you will get ocean thermal energy. ये रहा उसका फिगर. It's very complex, you don't need to draw the figure. समझने के लिए ये रखा है कि अमोनिया का एक स्टॉक लेके बैठा है साइंटिस्ट. ये यहाँ पे सपोज अमोनिया पंप दिख रहा है, तो वो अमोनिया का स्टॉक स्टार्ट्स टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड इट्स गेट हीटेड बिकॉज ऊपर गर्मी है. सो अमोनिया बिकम्स हॉट, एंड व्हेन अमोनिया बिकम्स हॉट it becomes gas, and that gaseous ammonia travels with high pressure and rotates the turbine. अमोनिया इज वेरी एक्सपेंसिव, वो गैस बाहर नहीं फेंक सकते, वो गैस वापस नीचे जाता है. और ये ठंडा है, मतलब ये डीप होगा, ये शैलो. ये मशीन ऊपर होने वाला है, ये मशीन 2 किलोमीटर नीचे हो. तो ऑल द अमोनिया गैस गोज डाउन, becomes liquid again, and that liquid ammonia again is transported to घूमते रहे रेफ्रिजरेटर के अंदर. कोई तो गैस होता है कूलेंट, और वो गैस जिंदगी भर अंदर घूमता है और ठंडा करता है. वैसे ये गैस लिक्विड जिंदगी भर पाइप के अंदर ही घूमेगा, बट
टरबाइन घुमा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. That is ocean thermal energy. This is another figure which मुझे तो सिर्फ इतना समझ में आता है कि ये बॉटम पार्ट है, उसमें ठंडा है, यहाँ पे कुछ टॉप पार्ट है, ये गर्म है, बीच में अमोनिया घूम रहा होगा और कहीं पे कोई मोटर है. तो डोंट गेट इनटू दिस फोटोग्राफ, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट. That is 3 types of ocean energy: the tidal energy, wave energy, and ocean thermal energy. Geothermal. This has nothing to do with oceans. Geothermal is land. Let's read. Due to geological changes, molten rocks formed in the deeper hot regions of the Earth's crust are pushed upwards and trapped in certain regions called hotspots. Very important objective. Earth में tectonic plates है, there are 7 plates on the entire planet, और जब वो plates टकराती है तो earthquake आता है वगैरह वगैरह. Now because these plates are moving, the Indian subcontinent is moving up. अगर तुमको पता नहीं है, तुमको तो मैंने नहीं पढ़ा है 8th में एसएस इंग्लिश में 8th में था पहले की टेक्स्ट बुक में. इंडिया यूज्ड टू बी अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना, एंड दैट गोंडवाना स्टार्टेड टू मूव अप, एंटायर कॉन्टिनेंट मूव अप, एंड इट मर्ज्ड विद एशिया. बट मर्ज होने के बाद, टकराने के बाद वो रुका ही नहीं. तो अभी भी द एंटायर इंडियन प्लेट इज गोइंग अप, और जब इंडियन प्लेट पुशेस अप, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पूरा रशिया और चाइना है, तो ये होता है. When you forcefully push up, things started to rise, and Himalayas have been created like that. Even today, statistics है, Google करना, Himalayas are growing every day, every year, every decade by few centimeters. सर 1-1 मीटर रोजे बढ़ते थे. हाँ, जो भी है वो. तो सर आयु थी एसएस में. तो ये सब मोशन की वजह से हॉट स्पॉट्स आर क्रिएटेड, एंड हॉट स्पॉट्स पे क्या होता है, द मोल्टन लावा एंड वॉटर मिक्सेस क्रिएटिंग स्टीम. જમીનની અંદર ભરપૂર પાણી છે, જમીનની અંદર લાવા બી છે, અને જ્યાં લાવા પાણી મિક્સ થાય, ધ સ્ટીમ ઇઝ જનરેટેડ, એન્ડ ધીસ સ્ટીમ સમટાઇમ્સ ફાઇન્ડ્સ એન આઉટલેટ. બહાર નીકળવાનો રસ્તો જો એક વોલ્કેનો તો પતા ही है, बट वॉल्केनो में पानी मिक्स नहीं होता है, वो अपने आप फटता है. बट दिस इज hot steam is generated, it finds an outlet, and that outlet is called hot springs. Yellowstone National Park in US is one of the best known parks for hot springs. ઉકળતું પાણી હોય નદીઓમાં, ઇન્ડિયામાં भी शायद होगा, I don't know. This steam is trapped. મનાલી સાઈડ એક મંદિર છે, ત્યાં એવું છે, બહુ અમુક જગ્યાએ કુંડ છે ને, એ તો બહુ ગરમ છે, 100 ડિગ્રી ઉપર જતું રહે છે પાણી. જૂનાગઢમાં એવી રીતનું જ એક છે. हो सकता है, एग्जैक्टली. सो जूनागढ़ में हाँ, वो मैं तो जहाँ मैं जा सकता हूँ उसका गूगल ज़्यादा करने का, क्योंकि जा सकते तो वाई नॉट गो. मनाली तो कब जाऊँगा पता नहीं. एनीवेज, द स्टीम इज ट्रैप्ड इन द रॉक्स, इज राउटेड थ्रू अ पाइप टू अ टर्बाइन. तो जो स्टीम ज़मीन के अंदर नेचुरली भरी पड़ी है, उसको पाइप लगा के टर्बाइन की तरफ ले जाओ, टर्बाइन घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी. And this type of geothermal energy is best produced in New Zealand and United States of America, because उनके पास ऐसा सिचुएशन ज़्यादा है जहाँ पे पानी और लावा मिक्स होता. But I hate humans because they are destroying the planet, but at the same time they are super intelligent. जहाँ ये naturally possible नहीं है, वहाँ पे भी करके दिखाया. कैसे, उसका एक सिंपल एग्जाम्पल देखो. दिस इज द सरफेस ऑफ द लैंड. जमीन છે, यहां पे एक पाइप रखा है, वेयर वाटर इज गोइंग टू बी इंसर्टेड, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ वाटर. तो वो जमीन में डालने को तैयार है. 100 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा पाइप है जिसको प्यास लगी है, उनको पानी चाहिए, बिकॉज देर इज एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर.
तुम बोलोगे हाँ यहाँ से डालो वहां से निकाल लो, लेकिन यहाँ पे खड्डा है, दिस इज एम्प्टी स्पेस, क्या कर सकते हैं? और स्लोप भी नहीं है कि कुछ चैनल बनाया वगैरह वगैरह, ये मेरा हम्बग एग्जाम्पल है. ગરમ પાણી નાખી શકીએ? ના ગરમ પાણી ના નાખા, 8 કરોડો લીટર ગરમ ના કરાય, ત્યાં બધી એનર્जी ત્યાં જ પતી जाए. तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है. तो क्या करता है आदमी, एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल स्पॉन्ज बनाता. यू अंडरस्टैंड स्पॉन्ज? यस स्पॉन्ज ऐसा होता है कि एक एंड पे पानी टच हुआ तो वो पानी धीरे धीरे अपने आप पूरे स्पॉन्ज को गीला कर देता. सो पेपर में भी ऐसा ही होता है थोड़ा थोड़ा. पेपर, टिश्यू पेपर, सो क्लोथ्स, पानी खींचा है तो पानी अपने आप ये पूरा भर जाएगा और यहां से सक कर सकते. दिस इज हाउ दे यूज दैट टेक्नोलॉजी. मुझे पता है कि ये जोन में नीचे बहुत गर्मी है, बट पानी नहीं है, इट इज जस्ट हॉट लैंड, देयर इज नो वाटर. वो यूएस और न्यूजीलैंड में नेचुरली है पानी एंड लावा, मेरे इंडिया में सिर्फ लावा है. तो मैं एक फैक्ट्री खड़ी करता हूं, पावर प्लांट, जिसके अंदर बहुत पानी है, और वो पानी को मैं प्रेशर दे के जमीन के अंदर छोड़ देता हूं, और पूरी जमीन एक टाइप का स्पॉन्ज है. इट्स नॉट अ रॉक सॉलिड थिंग, पानी अपने आप ट्रैवल करता है. सो व्हेन यू इंसर्ट अ लॉट ऑफ वाटर, दैट लॉट ऑफ वाटर बिकम्स स्टीम, और ये स्टीम को कहीं ना कहीं से बाहर आना पड़ेगा. तो वो स्टीम बाहर लाने के लिए मैं एक दूसरा पाइप लगा देता हूं. सो दिस इज फ्रॉम वेयर द स्टीम विल कम आउट, एंड दिस इज वेयर आई इंसर्ट द वाटर, एंड वाटर बिकम्स स्टीम बाय यूजिंग द नेचुरल हीट ऑफ द अर्थ, एंड दिस हॉट स्टीम इज इनफ टू रोटेट द टर्बाइन. समझ में आया? यस सर. अगेन नो डायग्राम, ये सब 1 मार्क का टॉपिक है, बिकॉज टेक्स्ट बुक इज नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन. आई लाइक टू टीच यू, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विद डायग्राम. न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो तुमको पता ही है, बट सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर देयर. हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियर फिशन मतलब तोड़ना, और 9th स्टैंडर्ड में फ्यूजन और फिशन शायद था, जिसमें मैंने समझाया था कि कैसे क्या होता है. सो न्यूक्लियर फिशन इज वेयर अ हेवी एटम लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, दे आर 3 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे एक साइंटिफिक गन लेके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन लिखा है तो न्यूट्रॉन, दोनों बॉम्बार्ड कर सकते हैं. सो अ न्यूट्रॉन इज फायर्ड towards uranium, plutonium or thorium, and the minute you fire, this thing divides into 2, releasing lot of energy. तो अब ध्यान से सुनना, मैं ड्रॉ नहीं करूंगा. एक माउस यूरेनियम से बना हुआ, और मैंने एक प्रोटॉन फेंका, एक बुलेट, जस्ट 1 बुलेट, and you will get energy from this non-stop which can run entire India for 5 days. एक बुलेट, एक न्यूट्रॉन से. कैसे? When I fire 1 neutron to this silently sitting uranium, it splits into 2. It gives me energy. સર સ્પોટલાઇટ વાળું કરી દો ને, આમાં કોઈ પણ માઇક ચાલુ કરે છે તો એનું આવી જાય છે. Okay, sorry. हाँ, spotlight तो जो से कारण के visually you have to see me. हर्षिल हूँ क्या छू आ रहे हो. राइट क्लिक, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन. तो ये है यूरेनियम. आई एम गोइंग टू फायर इट विद 1 न्यूट्रॉन, एंड 1 न्यूट्रॉन विल क्रिएट एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. मैजिक, सी हाउ. द मिनट आई फायर, इसके 2 टुकड़े हो जाते, बुलेट यूज हो गई, एनर्जी जनरेट हुई, बट along with that energy 3 more bullets are generated. 2 टुकड़े के साथ 3 बुलेट अपने आप बनती है, 3 न्यूट्रॉन. Now those 3 neutrons will attack the remaining 2 parts. तो ये रिमेनिंग पार्ट के भी 2 पार्ट हो गए, उसमें भी एनर्जी मिली, प्लस 3 more bullets. So 3 3 4 4 5 5, 1 bullet will start a chain reaction
जहाँ पे यूरेनियम टूटता है, एनर्जी मिलती है और थोड़ी सी बुलेट्स एक्स्ट्रा मिलती है, वो बुलेट अपने आप अंदर टकराती है. सो मोर एंड मोर पीसेस ऑफ यूरेनियम कीप्स हैपनिंग, मोर एंड मोर एनर्जी इज जनरेटेड. और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 236 इफ आई करेक्टली रिमेंबर, विच हाँ सर मीन्स 92 ओनली 92. हाँ तो यूरेनियम 92 है सर. तो यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन्स है, 92 न्यूट्रॉन्स है, एंड न्यूट्रॉन इज अ बुलेट. मतलब 92 के टुकड़े होंगे 45 45 45 45 92. हाँ 41 41 नहीं ना 46 46 46 46 46 नहीं 45 45 और बाकी के दो न्यूट्रॉन बुलेट बन जाएंगे, और वो दो बुलेट 45 को टकराएंगे, और 45 बनेगा 22 22 22 22. हाँ, क्योंकि एक बुलेट बन जाएगा. सो न्यूट्रॉन खुद को ही तोड़ते रहते हैं, थोड़ी सी बुलेट थोड़ी सी एनर्जी, एंड दैट्स हाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन, where neutron fired towards uranium, plutonium or thorium can create a large amount of energy. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जस्ट याद रख लेना. द मास ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस इज जस्ट अ लिटिल मोर देन द सम ऑफ द मास ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. मतलब ओरिजिनल माउस का वजन is slightly more than the two parts of the mouse, और ये difference is the energy which we take out, which is called nuclear energy. The fission of an atom of uranium, for example, produces 10 million times energy produced by combustion atom carbon from coal. कहने का मतलब ये फोटोग्राफ में है कि तुम 1 किलो कोल लो वर्सेस 1 किलो यूरेनियम लो, द डिफरेंस इन द एनर्जी प्रिंटेड हियर इज 20,000 टाइम्स मोर. तो ये अगर 10 है तो ये 2 लाख है. तुमको 10 रुपए दूं और 2 लाख दूं, इमोशन में डिफरेंस समझ में आता है. इतना एनर्जी डिफरेंस है दोनों में, बट नॉट 20,000. दैट्स द फोटोग्राफ. टेक्स्ट बुक सेज 10 million times more energy is produced compared to carbon. The same amount of energy can be used in atom bomb. So atom bomb and nuclear reactor are same thing, but designed in a manner कि atom bomb में एक साथ सब फटता है, उसमें 50,000 न्यूट्रॉन फायर कर देते, वो यूरेनियम पागल हो जाता. बट न्यूक्लियर रिएक्टर में एक न्यूट्रॉन फायर करते और धीरे धीरे उसको स्प्लिट होने देते. बट बोथ वर्क्स ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ nuclear fission, and it is called a chain reaction. non-stop bombardment करने की जरूरत नहीं, एंड कभी ना कभी वो यूरेनियम का पावर खत्म होगा, उसके बाद नया यूरेनियम लोड करता. अरे I don't remember these nowadays OTT platform. Netflix, Amazon, दो में से एक पे चेरनोबिल करके एक सीरीज है. हाँ सर, हाँ सर. डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऊपर છે, डिज्नी प्लस हॉटस्टार. ઓકે હોટસ્ટાર. પ્રીમિયમ છે, પ્રીમિયમ. સર એક જગ્યાએ છે ને સર રશિયાનું છે. ફેક્ટ ટેક્સ માં મેં જોયું હતું આ. रशिया चेर्नोबिल फैक्ट्री હતી. तो देखने लायक है. रशिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, एंड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस टेकन बाय द स्टाफ, दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट हैड अ प्रॉब्लम, एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम इट क्रिएटेड फॉर 4-5 कंट्रीज अराउंड. इंडिया में न्यूक्लियर प्रॉब्लम होगा तो पूरे इंडिया का तो बर्बादी होगा, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश सब जगह फैलेगा. इट्स वेरी रिस्की टू रन अ पावर प्लांट, एंड इट्स अ वेरी ग्रेट गुड इंटरेस्टिंग सीरीज यू कैन सी. और ये सब क्या है, ऑफ कोर्स तुमको पता है ये सब चिमनी है, बट ये क्या निकल रहा है? इट्स नॉट स्मोक, इट्स नॉट एयर पोल्यूशन, इट्स स्टीम. और इतना स्टीम ये अंदर से निकल क्यों रहा है? क्योंकि अंदर वो टरबाइन घुमा के आया है, और स्टीम अमोनिया नहीं है कि उसको संभाल के रखना पड़ेगा. स्टीम इज जस्ट वेपर, उड़ने दो. तो स्टीम को कलेक्ट नहीं करते, उड़ा देते हैं. तो हर एक के नीचे टरबाइन है जिसमें स्टीम घुमा के निकल जाता है,
और पानी સર को આવું જોવું હોય ને તો સાબરમતીમાં જોવા મળે છે સર ટોરેન્ટો વાળા સાબરમતી હા वो कोल पावर प्लांट है, वो न्यूक्लियर पावर આપણે प्लांट એ લોકો કોલથી ગરમ કરે हाँ एक कोलसाથી पानी गरम करे, અહીંયા न्यूक्लियर एनर्जी थी पानी गरम था, और इसलिए वाटर सोर्स चाहिए। तो साबरमती में क्यों बनाया पावर प्लांट, नारोल में क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ साबरमती नदी का पानी है, और पानी होगा तो स्टीम मिलेगी, देयरफॉर यू कैन सी वाटर हियर। दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो मैं फिलहाल नहीं टच कर रहा हूँ। The major hazard, the major problem of nuclear power generation is storage and disposal of used fuels, which is uranium. યુરેનિયમના જે રીતે બેટરી આપણી પેન્સિલ સેલ જે છે એ વાપર્યા પછી તમે ગમે ત્યાં ફેંકી દો ચાલે, કારણ કે એ કેમિકલ્સ એટલા બધા ડેન્જરસ નથી કે આખી कंट्री बर्बाद થઈ જાય। बट इसके जो फ्यूअल रॉड्स होते हैं, फ्यूअल सेल बोल सकते हैं, उनकी साइज बड़ी होती है, दैट्स ऑल। यू कैन नॉट थ्रो देम एनीवेयर, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज फॉर एवर, मार्क माई वर्ड, फॉर एवर दैट फ्यूअल इज गोइंग टू रिमिट रेडिएशन, और वो रेडिएशन किसी जीवित चीज में से निकला तो उसको बाय डिफॉल्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी डेंजरस बीमारी हो जाएगी। देयरफॉर यू हैव टू थ्रो देम वेरी केयरफुली। डोंट आस्क मी व्हाट दे डू, क्योंकि वो तुम खुद ढूंढो, अभी फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू प्रिवेंट रेडिएशन, देयरफॉर द फ्यूअल रॉड्स हैव टू बी थ्रोन प्रॉपरली। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। अगर सोचे समझे बगैर कहीं फेंक दिए सीक्रेटली तो वो एनवायरमेंट को डैमेज करता है। फर्दर देयर इज अ रिस्क of accidental leakage, and this accidental leakage happened 3 or 4 years ago in Japan. Japan is an earthquake prone zone, so maximum earthquakes come there, and Japan is a developed country, so Japan has lot of nuclear power plants, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास अर्थक्वेक आ गया, और वो अर्थक्वेक की वजह से देयर वाज अ लीकेज ऑफ रेडिएशन, and that because of that leakage entire country was at risk. Some great people, even after knowing that there is radiation in that nuclear, तो सब भाग गया, पहले तो पूरा खाली कर दिया, शहर खाली कर दिया। अब जाएगा कौन रिपेयर करने, बिकॉज रेडिएशन तुम्हारे बॉडी के थ्रू जाएंगे और तुम्हारी डेफिनेट मौत होगी 5 साल में। यस, दैट्स हाउ रेडिएशन इज डेंजरस, बट स्टिल सम ब्रेव पीपल, उन्होंने सब गियर पहना टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, and when there spend many days inside, repaired it, made sure के radiation बाहर ना निकले और सब ठीक कर दिया। So that's how greatness is achieved। उनका नाम लिखेंगे वहाँ की हिस्ट्री की बुक्स में, that they saved the entire population which Russia could not। और रशिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा, ચેર્નોબિલમાં પણ એવું જ કર્યું છે ને, પણ આજુબાજુ આમ શું કહેવાય શેડ જેવું કંઈક બનાવી દીધું છે। but it was all after the catastrophe। એ ધડાકા ભડાકા થઈ ગયા ત્યારે પછી। એને બહુ બધું ને બહુ બધા લોકો ત્યાંનું આખું જે સિટી હતું એ આખું ખતમ થઈ ગયું છે। यस, और अभी वहाँ जा भी नहीं सकते, नाउ इट इज परमानेंटली अनइनहेबिटेबल, रहने नहीं जा सकते। एनीवेज, सो इट्स अ हाई रिस्क टेक्नोलॉजी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। न्यूक्लियर एनर्जी वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, बट लेटर ऑन पावर प्लांट्स वेर डिजाइन्ड। पहले डिस्ट्रक्शन, फिर कंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं है इसमें। दिस इज डिटेल्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिशन मतलब टूटना। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर टूटता है यूरेनियम, और सन की वजह से पूरी पृथ्वी चलती है, और उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। वो कहाँ से आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जोड़ना, और जब 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अर्थ पे क्या है, कोई साइंटिस्ट पूछेगा अर्थ पे क्या है, तो मैं बोलूँगा अर्थ पे आयन है, अर्थ पे गोल्ड है, अर्थ पे सिल्वर है, अर्थ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, सब है। पूरा पीरियोडिक टेबल अर्थ पे है। सन पे क्या है, एक चीज, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बनता, 2 चीज। एंड व्हेन दिस हाइड्रोजन कंबाइंस, इतना एनर्जी निकलता है कि पूरी पृथ्वी करोड़ों किलोमीटर दूर से चलती रहती। दैट्स सन। यू कैन रीड
more about it yourself. Environmental consequences मतलब energy resources से environment पे क्या असर पड़ता है. We have studied various sources of energy in the previous section. This is the entire chapter summary. Exploiting any source of energy disturbs the environment. That's for a fact. तुम थोड़ा सा भी एनर्जी लो तो एनवायरमेंट को डिस्टर्बेंस होता है, बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सहन कर सकते. जैसे 50 स्टूडेंट्स में से एक या दो स्टूडेंट का माइक अनम्यूट है और थोड़ा सा खचर खुचर हो रहा है, तो आई नॉट स्टॉप एंड इंटरप्ट माई सेल्फ एंड से के म्यूट करो. That's minor disturbances allowed. That's why we are able to use the energy from the planet. But major disturbance is when a ship goes in the middle of the ocean and takes away 50,000 sharks in one day. That disturbs. And that is a problem which we are creating by harnessing energy. It can be any kind of energy. Coal, natural gas, crude oil, petrol, diesel, kerosene, fish. It's an energy, it's a source of food. So we are emptying the oceans. So any energy which we take has to be in controlled amount, varna it will disturb the environment. In any given situation, the source we would choose depends on factors such as ease of extracting energy. Energy निकालना कितना easy है उस पर डिपेंड करता है कि हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं. The economics of extracting energy. इकोनॉमिक्स मतलब पैसा. एनर्जी तो निकाल ली, कोई खरीदने वाला है. मैं कल को पोर्टेबल न्यूक्लियर पावर प्लांट बताऊं. जनरेटर होता है ना, जनरेटर इज फॉर अ हाउस, शादी में होता है. डीजल जनरेटर होता है, पेट्रोल जनरेटर होता है, विंड जनरेटर हो सकता है घर में छोटा सा. मेरे पास सोलर जनरेटर है, आई हैव सोलर पावर पैनल्स देयर. बट न्यूक्लियर जनरेटर बना तो दूंगा, लेकिन उसका कॉस्ट होगा 5 करोड़. कोई लेगा? इकोनॉमिक्स आर रॉन्ग. तो ऐसा एनर्जी सोर्स चलेगा नहीं. एंड अनदर क्राइटेरिया इज एनवायरमेंटल डैमेज. घर घर में न्यूक्लियर पावर प्लांट, किसी ने उसको बराबर हैंडल नहीं किया तो न्यूक्लियर रेडिएशन से पूरा पॉपुलेशन मर सकता है. सो व्हेन यू चूज द एनर्जी सोर्स you have to think, is it easy to take out? Economics wise it is correct in terms of money. Is it cheap? Does it damage the environment too much? And then decide that which is a clean fuel. You have to decide on a clean fuel, but clean fuel जैसा कुछ होता ही नहीं. It's a wrong concept. It is impossible. It's like saying a square coin. Coin square नहीं होता है. Or a circle with corners. Circle with corners is impossible. Clean fuel जैसा कुछ नहीं होता है. We say CNG is the cleanest fuel. Yes, but we should not say that it is cleanest fuel. We should say that it is cleaner than other. It is cleaner than other. It's not cleanest. तो CNG is the best, but उसमें भी pollution तो होता ही है. कौन सा pollution? Air pollution. And in some cases, the actual operation of the device like solar cell may be pollution free. Now you tell me कि zero pollution वाला energy system कौन सा है? Wind energy घूमते रहता है, पवन आया तो फरे. सोलर, टाइडल, सोलर, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन वो जीरो पोल्यूशन नहीं है. पढ़ो मत, सोच के बताओ कैसे પોલ્યુશન હોતા કાં? સર ટાઇડલ એનર્જી માટે આપણે નદીમાં સિમેન્ટ ને એ બધાનો યુઝ કરીએ તો વોટર પોલ્યુશન થયું. एग्जैक्टली. व्हेन वी आर मेकिंग दैट, मेरे छत पे सोलर पैनल है विच इज जीरो पोल्यूशन. आज की तारीख में मेरा बिल जीरो आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज जीरो. इनफैक्ट आई हैव टू आस्क मनी फ्रॉम टोरेंट पावर कि मैं વધારે जनरेट करूँ. बट वो सोलर पैनल जो फैक्ट्री में बनते हैं, दैट फैक्ट्री पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट टू मेक देम. वो फैक्ट्री से जब गोडाउन से इधर से मेरे घर वो ट्रांसपोर्ट किया तो गड्डी में आया था, तो इट क्रिएटेड एयर पोल्यूशन. सो देयर आर लॉट ऑफ इनडायरेक्ट पोल्यूशंस क्रिएटेड. विंड मिल खड़ी करनी ईजी नहीं है, और विंड मिल खड़ी करने के चक्कर में बहुत पोल्यूशन होता है. बट ऑफ कोर्स एक बार खड़ी हो गई
तो it gives you clean renewable source of energy. So textbook says that there is no clean fuel. सब फ्यूल में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, बट जो कम गड़बड़ है वो चूज करो और आगे जियो. સર हम्म સર ગેસોલિન અને ફોસિલ ફ્યુઅલ આવી શકે છે ઝીરો પોલ્યુશન માટે? એબ્સોલ્યુટલી નોટ. ગેસોલિન એટલે પેટ્રોલ, અને આખી દુનિયા પેટ્રોલના ધુમાડાથી મરવાની છે એક દિવસ. નો, ઇટ્સ નોટ ક્લીન ફ્યુઅલ, નેવર. ઓકે, હાઉ લોંગ વિથ એન એનર્જી સોર્સ લાસ્ટ અસ? કેટલું ચાલશે? We saw earlier that we cannot depend on fossil fuels for much longer because fossil fuels एक दिन खत्म हो जाने वाले. Such sources that will get depleted someday, and they are called exhaustible or non-renewable sources of energy. Non-renewable. On the other hand, if we manage biomass by replacing the trees we cut down for firewood, we can be assured of a constant supply of energy at a particular rate. Biomass એટલે trees, और trees को काट काट के वापस रीग्रो करने का साइकिल अगर हम बैलेंस मेंटेन करें, that can be considered as a renewable source of energy. But what are we doing? We are chopping 1,000 trees and planting 5 trees. Chop 1,000, plant 5. Chop 1,000, plant 5. That difference is increasing day by day. One day लकड़ा खत्म हो जाने वाला है, because the rate at which ગોવામાં પણ એવું જ ચાલે છે ને, કોલની માઇન બનાવવા માટે ને એવું કહે છે કે ક્યાંક બીજી જગ્યાએ ફોરેસ્ટ ઉગાડશે. Yes, sir. I saw that video वो किसी મેં સર इंस्टा पे. મોકલ્યો તો તમને. हाँ, मे बी आई सॉ दैट कि गोवा में उसकी स्टोरी सुनने लायक है, दैट हाउ सेल्फिश ह्यूमन कैन बी. गोवा इज अ पोर्ट विच कलेक्ट्स, इट्स ऑलरेडी 7:30. गोवा इज अ पोर्ट विच इंपोर्ट्स कोल. तो इंडिया में इनफ कोल नहीं होता है तो बाहर से मंगाना पड़ता है, स्टील और पावर प्लांट्स के लिए. तो बाहर से कोल आया, सब गोवा में उतरता है, उसका पोर्ट है. अब वो कोल करोड़ों टन पड़ा है, करोड़ों टन में से 25-25 टन वो ट्रेन में भर के आ रहा है. इससे कंपनी स्लो चलती है, स्टील की, सीमेंट की, पावर प्लांट, तो कम प्रॉफिट होता है. और ऑर्डर बहुत है दुनिया में, लाखों टन स्टील का ऑर्डर मिला है, लेकिन जलाने के लिए कोल नहीं है. जलाने के लिए कोल गोवा में पड़ा है, और गोवा से लाने के लिए रेलवे ट्रैक नहीं है, एक है. और रेलवे ट्रैक एक का 2 करेंगे तो लाखों पेड़ काटने पड़ेंगे, रास्ते में सारे जंगल साफ करने पड़ेंगे, और वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया. भगवान जाने क्या होगा, अपने छोटे लोग हैं, बट ये सब का नॉलेज रखो. भूल से भी तुम्हारे पास फ्यूचर में पावर आया तो डोंट टेक रॉन्ग डिसीजन. टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ एनवायरमेंट, not in favor of some companies who want to earn more money and therefore they are ready to sacrifice the environment. Anyways, तो renewable non-renewable तुमको सब पता है स्टोरी. Renewable energy is available in our natural environment in the form of continuing repetitive current. Continuous repetitive current. Solar energy 12 કલાક રોજ મળે. टाइडल एनर्जी, मून भरती, ओट, हाई टाइड, लो टाइड. वेव एनर्जी, वेव ऊपर नीचे होते रहते हैं. विंड एनर्जी, सीजन प्रमाणे विंड बदलाय, ये मळ्या करे. सो ऑल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर कंटिन्यूअस, रिपीटेटिव एंड हैव करंट्स ऑफ एनर्जी. और ये हम यूज कर ले तो द डैमेज इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल એટલે કોઈ બહુ મોટો ફરક પડશે નહીં પ્લેનેટને. That's the end of this chapter.